स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है और अब पेरिस इस चर्चा का ग्लोबल सेंटर बन रहा है। 10 और 11 फरवरी को पेरिस में एआई एक्शन सम्मेलन 2025 होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के नेता, बिजनेसमैन और रिसर्चर्स शामिल होंगे। खास बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यों के लिए बड़ा बजट पास किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग इलाकों में सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए कुल 239 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी दी है। अगर खास तौर पर बात करें तो यमुनानगर और अंबाला में 12 सड़कों के निर्माण के लिए 9 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं करनाल घोगरीपुर में कैथल रोड से मुनक रोड तक एक नया बाईपास बनने जा रहा है, जिस पर 37 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलोर में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन करने वाले हैं। दोस्तों, ये 5 दिनों तक चलने वाला इवेंट है, जिसकी थीम है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, यानी भारत के लिए बेशुमार नए मौके। इस शो में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी इनोवेशन का जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है। खास बात यह है कि इसमें भारतीय MSME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को ग्लोबल कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का बड़ा मौका मिलेगा, यानी नए जॉइंट वेंचर और बिजनेस पार्टनरशिप बन सकती है, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भी ज्यादा मजबूत होगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नतीजों की आधिकारिक लिस्ट उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंप दी है। ये सूची आयोग के प्रधान सचिव अजय कुमार और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी R. एलिस वॉज ने पेश की है। अब दिल्ली में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, साथ ही दिल्ली में मौसम काफी अच्छा रहा, धूप खिली रही, जिससे ठंड थोड़ी कम महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर 27.4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। कल सुबह हल्की धूप रहेगी और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि रात में 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो कुल मिलाकर मौसम सुहावना बना रहेगा। वहीं देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बड़े फैसलों पर कानूनी पेंच फंस गया है। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी अब कोर्ट के अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रपति JD वैंस और बिजनेसमैन एलन मस्क जैसे दिग्गजों के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कानूनी लड़ाई कहां तक जाती है। साथ ही IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम डाटाबेस लॉन्च कर दिया है, जिसे भारत कैंसर जीनोम एटलस नाम दिया गया है। ये बड़ी पहल कैंसर रिसर्च में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना आसान होगा और बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। इसी के साथ महिला सम्मान बचत योजना एक शॉर्ट टर्म सेविंग ऑप्शन है, जिसमें महिलाओं को 7.5% गारंटेड ब्याज मिलता है। बस नजदीकी डाकघर में जाकर आवेदन करें और 2 साल में अच्छा रिटर्न पाएं। ये योजना 2023 के बजट में लॉन्च हुई थी और बाकी बचत स्कीम से ज्यादा फायदे दे रही है। वहीं 5 साल बाद पहली बार रेपो रेट में कटौती हुई है, जिससे होम लोन की EMI भरने वालों को राहत मिल सकती है। अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आपको ऑटोमेटिक फायदा मिलेगा, लेकिन अगर फिक्स्ड रेट पर है तो आपको अपने बैंक से बात करनी पड़ सकती है ताकि ब्याज दर कम हो सके। साथ ही किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए आत्मा यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसी के तहत अब उन्हें बेबी कॉर्न प्रोडक्शन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रबी की फसल काटने के बाद किसान खेतों को खाली नहीं छोड़ें, वे उसमें तुरंत बेबी कॉर्न की फसल लगा सकते हैं। अगर बेबी कॉर्न लगाना संभव नहीं है तो किसान मक्का या मूंग की फसल भी लगा सकते हैं। महाकुंभ में गांधी शिल्प बाजार अब मुख्य आकर्षण बन गया है। इस बाजार में देश भर के कारीगर अपना पारंपरिक कला और शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शिल्प बाजार कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है और प्रयागराज के मेला क्षेत्र में 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जल जीवन मिशन का एक पवेलियन लगाया गया है, जहां ग्रामीण जीवन पर इस मिशन के प्रभाव को दिखाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के ग्रामीण इलाकों में हो रहे बदलाव को भी इस प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है।
साथ ही दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। उन्होंने सुबह राजनिवास में जाकर अपना त्याग पत्र सौंपा। हालांकि आतिशी अपनी कालकाजी सीट पर बने रहने में सफल रही। साथ ही केंद्र सरकार आयकर कानून को समझने और पालन करने में आसान बनाने के लिए एक नया विधेयक लाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बजट 2025 के भाषण में बताया था। वहीं दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में हालात बहुत ही अस्थिर रहे हैं और उपद्रव के कारण वहां की अंतरिम सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए सुरक्षा बलों को ऑपरेशन डेविल हंट चलाने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर भरोसा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि असली मालिक दिल्ली के लोग हैं। मोदी जी ने आगे कहा कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये एक छोटा भारत है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को सही साबित करता है। वहीं अब एनर्जी कॉर्पोरेशन स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रहा है, जो नई तकनीक से लैस होंगे। पहले ये मीटर प्रीपेड मोड में होंगे, यानी जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे ही बिजली का बिल भी पहले से रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन कंज्यूमर्स में कंफ्यूजन को देखते हुए निगम ने अपनी योजना बदल दी है। अब स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन बिल अभी की तरह ही आएगा। साथ ही कांग्रेस, जो दिल्ली में 1.5 दशक तक सत्ता में थी, आज अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। पिछले 3 चुनावों में पार्टी का खाता भी नहीं खुला और वोट प्रतिशत घटकर 6.43% तक आ गया। हालांकि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े तो वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां 11 फरवरी को वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इस समिट में दुनिया भर के नेता और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स मिलकर AI के लिए गाइडलाइंस तैयार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षा जवान भी शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। घायल जवानों को रायपुर ले जाया गया है और उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। साथ ही आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ाना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित की। इस परिचर्चा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अपर सचिव सुदीप जैन और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रिहान स्टूडियो में मौजूद थे। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत दिए जाएंगे। इस समझौते के तहत एक ऑप्टिकल फाइबर नियंत्रण प्रणाली, जिसे EON-51 कहा जाएगा, ये भी खरीदी जाएगी। ये सिस्टम लक्ष्यों की खोज में मदद करेगा। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ जल्द ही शराब और बियर की बिक्री एक ही दुकान से की जाएगी। जिन इलाकों में अभी अलग अलग शराब और बियर की दुकानें हैं, उन्हें जोड़ने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा शराब के कोटे में 10% की बढ़ोतरी भी की जाएगी। 13 फरवरी को सभी शराब दुकानों को पोर्टल पर लॉक कर दिया जाएगा, ताकि 14 फरवरी से ई-लॉटरी के जरिए नीलामी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सके। वहीं मिल्कीपुर के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को तो सिर माथे पर बिठाया ही, साथ ही योगी सरकार के 7 मंत्रियों को भी शानदार तरीके से जीत दिलवाई है। चंद्रभानु की जीत में सबसे बड़ा योगदान तो स्थानीय मतदाताओं का था, लेकिन उन 7 मंत्रियों का कुशल प्रबंधन भी बहुत प्रभावी रहा, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास काम सौंपे थे। वहीं देखिए, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, वो हर फैसले में एक्शन मोड में है। चाहे 3rd जेंडर को खत्म करने की बात हो या मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने की घोषणा, ट्रंप के कदम हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। अब उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर भी शुरू कर दी है और टैरिफ को लेकर उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू करने का आदेश दिया है। ये ऑपरेशन 7 फरवरी 2025 को गाजीपुर जिले में छात्रों और आम लोगों पर हुए हमलों के बाद शुरू किया गया है। यूनुस ने देश को अस्थिर करने वाले और अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं सरकार ने जुलाई 2024 में बहुमूल्य धातु पर आयात शुल्क में कटौती की थी और इसके बाद से सोने की तस्करी में काफी कमी आई है। ये बात बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कही है, लेकिन उन्होंने जब्त किए गए सोने की मात्रा या उसका मूल्य नहीं बताया।
वहीं दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद से अरविंद केजरीवाल अब अपना ध्यान पंजाब पर केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के सभी आप विधायकों की 11 फरवरी को दिल्ली में बैठक बुला ली है, जिसके चलते सोमवार को होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक अब 13 फरवरी को होगी। वहीं भारत और इंग्लैंड की टीमें अभी 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भिड़ रही हैं, जो कटक के बाराबती स्टेडियम में हो रहा है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 304 रन बनाए। जब इंडिया की टीम बल्लेबाजी करने आई तो मैच कई बार रुक गया और इसका कारण था बाराबती स्टेडियम की फ्लड लाइट्स। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सुश्री आतिशी ने राजनिवास में जाकर अपना इस्तीफा दिया। हालांकि वो अपनी कालकाजी सीट पर अपनी जीत बरकरार रखने में सफल रही हैं। पीएम मोदी का फेमस प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से शुरू हो चुका है। मजेदार बात यह है कि मोदी जी इस बार 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट से सीधा बात करने वाले हैं। अगर तुम भी बोर्ड एग्जाम की टेंशन फील कर रहे हो तो इसे जरूर देखना, शायद कुछ बढ़िया टिप्स मिल जाएं। साथ ही लोग तो उम्मीद कर रहे थे दोस्तों कि टैक्स में छूट मिलेगी और लोन की ईएमआई भी कम होगी, लेकिन उल्टा झटका लग सकता है। बिस्किट से लेकर फोन टैरिफ तक सब महंगा हो सकता है। ब्रिटानिया ने तो साफ कह दिया है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अपने प्रोडक्ट्स के दाम 4.5% तक बढ़ा सकती है। मतलब अब बिस्किट भी सोचना पड़ेगा खरीदने से पहले। वहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अब सरकार बेबी कॉर्न की खेती पर फोकस कर रही है। इसके लिए आत्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कृषि एक्सपर्ट्स का कहना है कि रबी की फसल काटने के बाद खेत खाली मत छोड़ो, तुरंत बेबी कॉर्न उगा लो। अगर बेबी कॉर्न नहीं लगाना चाहते तो मक्का या फिर मूंग की फसल भी बढ़िया ऑप्शन है। इससे जमीन भी खाली नहीं जाएगी और एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार दौरे में घोषणा की कि देश भर में 450 नई ट्रेनें चलेंगी और पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन अगले 3 से 4 महीनों में शुरू होगी। बिहार के रेलवे विकास के लिए फंड 1000 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2025 की धमाकेदार शुरुआत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया। ये एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी का 15वां एडिशन है और वो 14 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली का रिजल्ट आ गया है और क्या ही बोलें, पूरे 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बन रही है यहाँ। अब सरकार बदली है तो नया कुछ तो होगा ही। स्कीम्स आएंगी, लोगों को भी कुछ फायदा मिलेगा। वैसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अब असल में क्या बदलेगा, कौन सी नई चीजें देखने को मिलेंगी। सो ये टाइम आने पर ही पता चलेगा। वहीं मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने 3000 जॉब्स में कटौती करने का फैसला लिया है। ये कटौती कंपनी के लगभग 5% एम्प्लॉयज को प्रभावित करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा के एम्प्लॉयज को शुक्रवार को एक इंटरनल मेमो के जरिए ये जानकारी दी गई। मेटा के ह्यूमन रिसोर्स के वाइस प्रेसिडेंट जनेल गेल ने ये मेमो कंपनी के वर्क प्लेस फोरम पर पोस्ट किया था। साथ ही बता दें कि राम मंदिर में दर्शन करने आने वालों की भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। पिछले 20 दिन में रामलला के दरबार में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और रोजाना तो लगभग 3 लाख लोग रामलला के दर्शन करने आते हैं। अब वीआईपी दर्शन का भी काफी क्रेज बढ़ गया है। 11 फरवरी तक के वीआईपी पास तो पूरी तरह से फुल हो गए हैं। साथ ही ओयो का जलवा लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 166 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल सिर्फ 25 करोड़ था, यानी इसमें 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की इनकम भी बढ़ी है, 1695 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले साल 1296 करोड़ थी। ये 31% ज्यादा है। ओयो का एबिटा भी बढ़कर 249 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 22% से ज्यादा है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिखिए। वहीं एनर्जी कॉर्पोरेशन अब स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जो आधुनिक तकनीकी से लैस होंगे। पहले सोचा गया था कि इन्हें मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करके बिजली सप्लाई दी जाएगी, यानी प्रीपेड मोड में, लेकिन कंज्यूमर्स में थोड़ी उलझन देखकर निगम ने अपनी योजना बदल दी है। अब स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन बिल वही पुराने तरीके से आएंगे जैसा कि अभी तक होता आया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार राज्य में एक नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी लाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही इसे मंजूरी दे सकती है। ये कदम किसानों के लिए एक शानदार मौका हो सकता है, खासकर उन किसानों के लिए जो शहरी इलाकों के पास रहते हैं। इस पॉलिसी के तहत किसानों को अपनी जमीनों का एक पुल बनाने का मौका मिलेगा, ताकि वे खुद टाउनशिप डेवलप कर सकें।
वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर भ्रामक और फर्जी पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस सख्त कदम उठा रही है। अब तक 14 एक्स ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। DGP प्रशांत कुमार के निर्देश पर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। साथ ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने से खुश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन इन सपनों को पूरा करने की बजाय उन्होंने वहां शराब की दुकानें खोल दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को दिल्ली की जनता से बड़ा जनादेश मिला है। वहीं सरकार ने जुलाई 2024 में बहुमूल्य धातु पर आयात शुल्क में कटौती की थी, जिसके बाद से सोने की तस्करी में काफी कमी आई है। ये बात अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कही। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अब तक कितना सोना जब्त किया गया है या उसकी कीमत क्या रही। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।